आज हम लोगों ने पढ़ना है सर्कुलर मोशन। ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। A point is moving in such a way that it always keeps a constant distance from another point. फिर से देखिए, this point moves in such a way that it always keeps a constant distance from this point. यहाँ से वो चलता है, इधर जाएगा कहीं, लेकिन जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इसको मेंटेन करना है। तो इसको कैसा घूमना पड़ेगा? It has to move in a circle. तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या बनी? If a particle moves in such a way that it keeps a constant distance from another point, then it is making a circular motion. This other point from which it is making a constant distance, this is known as center. Center of the circle. ये जो पॉइंट यहाँ पर मूव कर रहा है, अब इसकी हमने काइनेमेटिक्स पढ़नी है। इस पॉइंट ये रेडियस है, रेडियस r। इस रेडियस को यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को हम घुमा रहे हैं। Let us say this point is O, this point is P, and we are moving point P. जब पॉइंट P को हम मूव कराते हैं तो ये सर्कल बनाएगा और इस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ इसकी टर्म्स देखिए। जहां पर P होगा वो उसकी पोजीशन कहलाएगी। ऑफ कोर्स पहले यहां था, फिर यहां चला गया, तो इसकी पोजीशन यहां से यहां चेंज हो गई और रेडियस जो कि यहां था, अब ये रेडियस यहां आ गया। ये एंगल इसने बनाया थीटा। ये वाली जो लाइन दिखती है इसकी कुछ लेंथ होगी, ये लेंथ होगी मान लीजिए x। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है हमने स्ट्रेट लाइन लेके बनाया है। दिस विल बी नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट P में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x। ये इसकी पुरानी पोजीशन थी, ये इसकी नई पोजीशन है। इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इस थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और x क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट। तो सर्कमफ्रेंस पे जो चीज घूमती है, छोटा सा डिस्टेंस हमने लिया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, तो वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर और इसको बोलेंगे एंगुलर। एंगुलर कहां पर बन रहा है? इसका मेजरमेंट हम कहां से करते हैं? सेंटर पे जो रेडियस बनाता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होता है? हमको दिख रहा है जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन हमने एंगल की डेफिनेशन से निकाला। एंगल की डेफिनेशन रेडियन के टर्म्स में ऐसा ही सिस्टम में क्या होती है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा किसके बराबर हुआ? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस x अपॉन r। दिस इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड x। अगर आप x लिखेंगे तो x किसके बराबर होगा? r इंटू थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r एंड x इज इक्वल टू r इंटू थीटा। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं एंड दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया? एक पॉइंट की दो पोजीशन है, एक पोजीशन यहां, दूसरी पोजीशन यहां। दोनों पोजीशन के रेडियस के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब
नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। ये पार्टिकल P यहां से यहां गया तो इसको टाइम लगा T। अगर इसको टाइम T लगता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x अपॉन t। x अपॉन t हमको क्या देता है? वेलोसिटी। लेकिन x का रास्ता कैसा है? रेक्टिलिनियर रास्ता है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है और ये वेलोसिटी रेक्टिलिनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। तो इसका इस वेलोसिटी को हमने क्या लिखा? v, एंड v इज इक्वल टू x अपॉन t। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहां से जब ये रेडियस ऐसा घूमेगा तो 1 सेकंड में कुछ एंगल बनाएगा, फिर 2 सेकंड में डबल, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड और फिर t सेकंड। t सेकंड में इसने कितना एंगल बनाया? थीटा। तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा? अगर t सेकंड में थीटा बनाया तो 1 सेकंड में थीटा अपॉन t। 1 सेकंड में जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगल मेड एट द सेंटर पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसकी? एंगुलर वेलोसिटी, ये पूरा सेंटेंस है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मेकिंग सर्कुलर मोशन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेकिंग सर्कुलर मोशन। This is angular displacement divided by time taken। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये अभी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेंगे? एंगुलर। तो ये हमको क्या देता है? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम पहले मान चुके हैं, थीटा, और टाइम t। एंगुलर वेलोसिटी का हमने साइन बनाया एंड वी कॉल इट ओमेगा। दिस इज ओमेगा, ठीक है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन t। अगर बहुत छोटा सा टाइम है और उसमें बड़ा छोटा सा एंगल उसने निकाला है तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज d theta by dt। In time dt, the angular displacement is d theta. So omega is equal to d theta by dt या theta upon t। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी है? v। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं? आंसर इज यस। यहां देखिए v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी और x किसके बराबर होता है? r इंटू थीटा अपॉन t। और थीटा अपॉन t क्या होता है? थीटा अपॉन t इज ओमेगा। सो दिस विल बी r ओमेगा। So v is equal to r omega। ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर में जब r का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? लीनियर। फिर से देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट r से मल्टीप्लाई किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी r से मल्टीप्लाई किया, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है? ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी देखिए। ये पार्टिकल जो यहाँ घूम रहा है, यहाँ से चलेगा और वापस यहाँ आएगा। यहाँ से चल के जब यही वापस आएगा तो इसका कुछ टाइम लगेगा। दैट विल बी टाइम फॉर वन साइकिल।
टाइम ऑफ वन साइकिल सर्कुलर मोशन में एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और उसके लिए हमने एक सिंबल बनाया दैट इज कैपिटल टी। यहां से जब ये चलता है तो कहीं पर भी कुछ ना कुछ टाइम बीता होगा, वो टाइम हम लिखते हैं स्मॉल टी। सो स्मॉल टी इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। यहां बीता 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, ये कौन चेंज हो रहा है? स्मॉल टी। यहां पहुंचा तो टाइम हो गया 10 सेकेंड। एक साइकिल पूरा हुआ तो एक साइकिल का टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो वो जो 10 सेकेंड है उसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमको क्या दिखाता है? टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। वन साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, दिस इज टी। ठीक है, ये टाइम पीरियड लिख लीजिए, टी हुआ। अच्छा, अब टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यहां से ऐसा चला और ऐसा है, कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। अगर इसको रेडियन में बोलेंगे तो कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। फॉर वन साइकिल थीटा अपॉन टी, फॉर वन साइकिल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम कितना? टी। ये रिलेशन बना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ये दूसरा रिलेशन, इसको नोट करिए, इसको याद रखिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ये टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन। अब उसके बाद अगली चीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर इसने एक सेकेंड में 10 चक्कर लगा लिए, 10 राउंड लगा लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। और 20 लगाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20। दैट इज वेरी सिंपल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे दैट विल बी न्यू। ठीक है, न्यू, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डायमेंशंस में। सो न्यू इज व्हाट? नंबर ऑफ साइकिल्स, एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी। उसके लिए परमानेंट। ओके, एक सेकंड में कितने साइकिल लगाता है? न्यू। एक साइकिल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई। तो न्यू साइकिल में कितना हुआ? 2 पाई इंटू न्यू। कितने टाइम में? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 पाई इंटू न्यू। और 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई न्यू, और 1 सेकेंड के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। What is nu? Frequency. What is omega? Angular velocity. तो एंगुलर वेलोसिटी हमने कैसे निकाली? 1 सेकेंड में होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक साइकिल में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई। और 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगे? न्यू। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई इंटू न्यू। और 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी। अब इन दोनों को देखिए, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज 2 पाई इंटू न्यू। तो न्यू और टी का क्या रिलेशन? न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और टी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। एक पार्टिकल 1 सेकेंड में 10 राउंड्स लगाता है। 1 सेकेंड में 10 राउंड्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 10। और टाइम पीरियड कितना हुआ? 1/10।
क्योंकि 1 सेकंड में 10 राउंड लगाए तो 1 राउंड में कितना टाइम लगा 1/10। तो फ्रीक्वेंसी 10 टाइम पीरियड 1/10। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, इनवर्स कर दीजिए वो आ जाएगा। तो ओमेगा के फॉर्मूले क्या बने 2 पाई न्यू, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। और ओमेगा क्या होता है बेसिकली, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन ओमेगा की डी थीटा बाई डी चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये रिलेशन टाइम पीरियड के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, अब इसके बाद इनकी यूनिट्स थीटा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एंगल, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिख लीजिए, यूनिट रेडियन। Okay, how much is 1 radian? When arc upon radius is equal to 1, then the angle made is 1 radian. Angular displacement is 1 radian. यहाँ से यहाँ की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऐसे 1 2 3 4 करते करते कितना आ गया 8 यहाँ पर। तो यहाँ से हम सर्कल में चले और यहाँ से गिनते गए 1 2 3 4 ऐसा करते करते 8। ये वाली लेंथ कितनी हो गई 8। ये क्या है लेंथ ऑफ द आर्क। यहां से हमने इसको मिला दिया, तो ये वाला एंगल, इस एंगल के बारे में सोचिए, इस एंगल का आर कितना है आर, रेडियस कितना है आर, तो एंगल कितना हुआ आर अपॉन आर, दैट इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट कब होता है व्हेन आर इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिखिए 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट, when a point is making a circular motion, when a point is making circular motion and the length of arc is equal to radius between the two positions, then angle subtended at the center, is 1 radian. ठीक है, तो उसके बाद व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, थीटा अपॉन टी। थीटा की यूनिट क्या है रेडियन, टी की यूनिट सेकंड, सो इट विल बी रेडियन पर सेकंड। तो नोट करिए द यूनिट ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा सिंबल क्या है न्यू। न्यू के साथ अगर हम एंगल 2 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है ओमेगा, इसलिए ओमेगा का एक और नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिखिए न्यू इज फ्रीक्वेंसी, therefore 2 pi nu is also known as angular frequency ओमेगा। तो ओमेगा के दो नाम हमको समझ में आए,
One is angular velocity, another is angular frequency. तो सिर्फ न्यू लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और 2 पाई न्यू हो जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन हो गया साथ। अच्छा, तो ये अभी तक हमने देखा सर्कुलर मोशन में ये वाला पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? दैट इट इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट, दैट अनदर पॉइंट इज सेंटर। ओके, दिस इज रेडियस। The displacement, a small displacement which is almost a straight line, is known as linear displacement, and between these two extreme points, initial and final, if we draw the radius, उसको हम क्या बोलेंगे? Angle subtended by this arc. Angle subtended by, इस शब्द को समझिए, angle subtended by this arc कितना होगा? तो कैसे करेंगे? इस आर्क का इनिशियल और फाइनल, ये दोनों पॉइंट से एक एक रेडियस बनाइए, यहां से रेडियस और यहां से ये रेडियस। तो ये जो एंगल बना, मान लीजिए अल्फा डिग्री, तो दिस अल्फा इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क वाई एट द सेंटर। ये लैंग्वेज यूज करनी। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क कैसे निकाला जाता है? आर्क का इनिशियल पॉइंट और आर्क का फाइनल पॉइंट, इन दोनों से रेडियस बनाएंगे तो हम क्या शब्द लगा सकते हैं? सबटेंडेड बाय। तो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय y, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय x। तो सबटेंडेड बाय का मतलब समझ में आ गया? इनिशियल पॉइंट और फाइनल। एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया, उसको कैसे बताएंगे? एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया एट दिस पॉइंट। तो इसके हर पॉइंट से ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, दैट विल बिकम ए सॉलिड एंगल। ये कोन का जो एंगल होता है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एरिया। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। अब इसके बाद हम लोग अगली क्वांटिटी लेते हैं एक्सीलरेशन। और कौन सा एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन। Next quantity, angular acceleration. डेफिनेशन वही है जो लीनियर एक्सेलरेशन की थी। लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाइम रेट ऑफ चेंज angular velocity is angular acceleration. और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमने अपने मन से बना लिया अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस अल्फा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा बाय डी टी। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा खुद क्या होता है? ओमेगा इटसेल्फ इज डी थीटा बाय डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट इज सेकेंड डेरिवेशन ऑफ थीटा।
तो ओमेगा को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। ये आपने किए होंगे क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन कैसे बनाते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन। एंगुलर में भी वैसे ही। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। अगर हम इसको लीनियर से रिलेट करेंगे तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt और ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा ये ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। तो यहां हमने रख दिया v अपॉन r। सो d बाई dt v अपॉन r। dv बाई dt होता है लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन, सो दिस वी कैन राइट एज a divided by r. What is a? Linear acceleration. What is alpha? Angular acceleration. तो हमारा रिलेशन क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r। अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r, या हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू r अल्फा। तो x इज इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा। एंगुलर के साथ r को मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर क्वांटिटी हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये एंगुलर क्वांटिटीज हुई और ये इनके रिलेशन। अच्छा, ये जो क्वांटिटीज होती हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, ये स्केलर है या वेक्टर? तो आंसर है लीनियर में ये सब वेक्टर है, तो एंगुलर में भी ये सब वेक्टर है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इनकी डायरेक्शन किधर हो? तो इसकी डायरेक्शन में हमको प्रॉब्लम ये आता है कि इस पार्टिकल की एंगुलर मोशन की डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर हम कहेंगे इधर है तो ये तो लीनियर की डायरेक्शन, इधर बोलेंगे तो ये लीनियर की डायरेक्शन है, ये भी लीनियर की डायरेक्शन है, ये भी लीनियर की डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर की डायरेक्शन कौन सी हो? तो आंसर है एंगुलर की डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर इधर हो, ये एक्सिस, ये एंगुलर की डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, उसकी लाइन बनाए ये जरूरी नहीं, लेकिन एंगुलर की डायरेक्शन कैसी मानी जाएगी? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यही एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। एंगुलर क्वांटिटी जितनी मिलेगी आगे जाके, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर टॉर्क, सबकी डायरेक्शन कैसी है? अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कल। एक्सिस क्या होता है? नॉर्मल टू द सर्कल गोइंग फ्रॉम द सेंटर। तो लिखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। The angular quantities have direction along axis of circle, along axis of circle। ठीक है, that is normal to the plane of rotation, that is normal to the plane of rotation, comma given by right hand curve rule, right hand curve, right hand curve rule। ओके, नीचे लिखिए when the fingers of right hand
when the fingers of right hand make a curve in the direction of motion. When fingers of right hand make a curve along direction of motion, then thumb gives the direction of angular displacement oblique velocity oblique acceleration. ओके, इसका मीनिंग समझिए। ये वाला पॉइंट भी यहां से यहां जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये हमारा राइट हैंड है, ये फिंगर्स है, ये फिंगर्स को मोड़ेंगे तो कर्व बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो ये कर्व कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिख रहा है ऐसे। और अगर मुझे क्लॉकवाइज बनाना है तो हाथ को मोड़ना पड़ेगा, मोड़ के ये अब क्या बना, क्लॉकवाइज। मुझे यहाँ कैसा कर्व बनाना है, क्लॉक की एंटी क्लॉक? बी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा है, ये ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज बना तो हम किधर आया, बाहर की तरफ। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज में किधर आएगा, बाहर। समझ आया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां होती है, इस तरफ, अलोंग द एक्सिस। तो ये बात विजुअलाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि आपको लगता है कि एंगल तो यहां बनता है, तो डायरेक्शन इधर कैसे होती है। तो वो डायरेक्शन कोई मटेरियल चीज नहीं है जो कि आपको दिखेगी, लेकिन एंगुलर की डायरेक्शन प्लेन ऑफ रोटेशन के नॉर्मल मानी जाती है। और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है छाता। छाते का एरिया देखिए, सर्कल है, उसको आप घुमाएंगे तो सर्कल है। अगर हम बोलेंगे उस सर्कल की डायरेक्शन इधर करो, तो आप उसके हैंडल को ऐसा घुमाते, तो उसकी डायरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हैंडल। तो ये इस सर्कल की डायरेक्शन मानी जाती है। तो याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ द एरिया, डायरेक्शन ऑफ द सर्कल इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, ये उसकी डायरेक्शन मानी जाती है। ये अगर ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो यही डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की। यही डायरेक्शन किसकी मानेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। दीज थ्री आर रिलेटेड टू लीनियर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिए। ओके, सो दिस इज एंगुलर मोशन। अब हमको इसमें एक चीज और लेनी है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसमें एक और एक्सेलरेशन होता है। अभी जो हमने पढ़ा था दैट वाज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं, और वो लीनियर एक्सेलरेशन दो तरह के हो सकते हैं। अब देखिए लीनियर एक्सेलरेशन कैसे होते हैं। इफ ए बॉडी इज मूविंग with a speed of 40 km per hour, with a speed of 2 meter per second in north direction, तो ये बन गई उसका वेलोसिटी वेक्टर। और इस वेलोसिटी वेक्टर में इसकी स्पीड हमने कुछ मान ली 2 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है और ये उसकी डायरेक्शन। थोड़ी देर में उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है और स्पीड अभी भी कितनी है,
2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से शब्दों को सुनिए, वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन में चेंज हुआ, इसलिए वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं? वेलोसिटी चेंज हुई। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर चेंज हुआ है वेलोसिटी में तो एक्सीलरेशन भी हुआ होगा, ठीक है? तो इसकी स्पीड कितनी है? 2। इसकी स्पीड कितनी है? 2। एक्सीलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर है हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन बदली है इसलिए वेलोसिटी बदली। और हमारी डेफिनेशन में साफ लिखा है इफ वेलोसिटी चेंजेस देन देयर इज एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी हैज चेंज। तो हम बोलेंगे ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो हमारा आंसर है कि ये 2 और ये 2 वेलोसिटी नहीं है। 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेलोसिटी, ओनली 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? स्पीड, दैट इज नॉट वेलोसिटी। समझ आया स्पीड और वेलोसिटी का अंतर? तो जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो उसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। कल ही आपने न्यूमेरिकल बनाया जिसमें पहले वेलोसिटी ऐसे थी, बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई। देयर इज ए चेंज और वो चेंज हमने निकाला था, दैट वाज दिस वाज द चेंज। तो पहले वेलोसिटी ये थी v1, ये चेंज हो गया एक्सेलरेशन, तो नई वेलोसिटी क्या आ गई? इनिशियल टू फाइनल v2। ये v1, ये v2, दिस इज द चेंज एंड चेंज इज एक्सेलरेशन। So this gives us formula v2 is equal to v1 plus a, v is equal to u plus a। ओके, फिर से वापस इस पे आते हैं सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल जब एक साइकिल में घूमता है, राउंड लगाता है, ओके, यहां पर जब वो है इसकी स्पीड है v, ये डायरेक्शन। फिर जब ये यहां से यहां पहुंचता है उसी स्पीड से, और लेकिन ये डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं? वेलोसिटी चेंज हुई। ये वेलोसिटी v1, ये वाली वेलोसिटी v2। यहां पर से ये हमने सेंटर को मिलाया 90 डिग्री, यहां से सेंटर को मिलाया 90 डिग्री टेंजेंट। तो ये एंगल थीटा, ये क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर है और इस पर ये परपेंडिकुलर, ठीक है? द एंगल इज डिफरेंट, द डायरेक्शन इज डिफरेंट, देयरफॉर देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन दोनों का स्पीड कितना है? v1 का मैग्नीट्यूड है v और v2 का मैग्नीट्यूड भी है v। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों वेक्टर अलग अलग हैं और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जरूर इसमें एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन को हमने कैलकुलेट करना। ये एक्सेलरेशन किधर होगा? देखिए, ये v2 है ऐसा, और इस डायरेक्शन में v1 है, यहीं से हमने बनाया ये v1। अगर ये v1 है, ये v2 है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, हमको क्या निकालना है? v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 कहाँ है? तो आंसर है ये वाले जो लाइन है, ये लाइन, इसको अगर हम लिखे डेल्टा v और इसमें इस तरफ एरो लगा दें, तो थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ लगाइए और लगाकर बताइए कौन सी दो साइड
ऐड करने से तीसरा रिजल्टेंट आता है। नो, वेक्टर इक्वेशन बताइए, कौन से दो वेक्टर ऐड करने से कौन सा तीसरा वेक्टर आता है। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ऐसा करते हो। इसमें बताओ कौन से दो को प्लस करोगे तो तीसरा आएगा। यस, बिल्कुल ठीक समझ में आया। V1 टेल से हेड पे गए, यहां पर किसकी टेल है, डेल्टा V प्लस डेल्टा V, यहां तक आया। और इनिशियल टू फाइनल ये वाला वेक्टर बनाया V2, तो ये क्या बना, रिजल्ट है। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन इज V2 इज इक्वल टू वेक्टर V1 प्लस डेल्टा V, ये आया। अब V1 को इधर करिए, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V, so डेल्टा V is equal to V2 minus V1. What is delta V? Change in velocity. और change in velocity पर यूनिट टाइम कर दें, ये V2 minus V1 upon T, ये किसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या बना, एक्सेलरेशन। So acceleration is equal to delta V upon T. What will be the direction of acceleration? The answer is whatever is the direction of delta V. So direction of A is direction of delta V. अब डेल्टा V की डायरेक्शन इसको देखकर आपको बतानी, ये एंगल बहुत छोटा है d थीटा। अगर ये एंगल बहुत छोटा है और ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये दोनों का लेंथ बराबर है, क्यों, V और V दोनों की लेंथ इक्वल है, तीनों का सम 180 है, ये ऑलमोस्ट 0 है। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 180, और दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। अगर दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 है तो ये एंगल कितना हुआ 90। ठीक है, तो डेल्टा V V1 पर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, डेल्टा V V1 से कितना एंगल बनाता है 90, और डेल्टा V की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन की, इसलिए एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे कितना एंगल बनाता है 90। फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिखना बंद करके इधर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये V1 है, ये V2 है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो इन दोनों का सम ही 180 डिग्री होगा, तीनों का सम 180 होगा, ये ऑलमोस्ट 0 है। V1 और V2 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों का सम 180 है, इसलिए एक एंगल कितना हुआ 90। तो डेल्टा V V1 की डायरेक्शन से 90 डिग्री बनाता है राइट एंगल। हमने अभी निकाला एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा V की डायरेक्शन है। तो डेल्टा V की डायरेक्शन V1 पर कैसा है, परपेंडिकुलर, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या हुई V1 पर परपेंडिकुलर। ये रही डायरेक्शन V1 की, और इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा, ये डायरेक्शन V1 की इस पर परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की इस पर परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन यहाँ वेलोसिटी की टेंजेंट, तो इस पर परपेंडिकुलर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जितने परपेंडिकुलर हैं ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन, और सब किस तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ जाने वाला उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो इस एक्सीलरेशन के आगे क्या शब्द लग गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये वाली वेलोसिटी को इस वेलोसिटी में किसने कन्वर्ट किया, इसने कन्वर्ट किया।
इसको जोड़ा तो ये ऐसा मुड़ा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को घुमा देता है। इस वेलोसिटी को ऐसा घुमाया किसने, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अगर वेलोसिटी ऐसे घूमते जाएगी, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो ये मोशन क्या बन गया, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। Because when we add centripetal acceleration to a velocity v1, it gives the velocity v2, which is bent, which is direction is changed. तो ये लगातार डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, उसके कारण इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। तो इस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस सर्कल के सेंटर की तरफ ये हमेशा डायरेक्टेड रहेगा, एक चीज। दूसरा, ये हमेशा वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। सो डायरेक्शन of delta V. Delta V is normal to velocity. Therefore, A, कौन सा A? Therefore, acceleration is normal to V. That is towards सेंटर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में है और उस पे नॉर्मल जो भी होगा वो किधर होगा, सेंटर की डायरेक्शन में। Therefore, it has a direction towards center. Therefore, this acceleration is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration. This acceleration is responsible to convert linear motion into circular motion. देखिए यहां पर v1 ऐसे जा रहा था, अगर हम उस पर ये डेल्टा v यानी एक्सीलरेशन नहीं लगाते तो v1 ऐसे ही चलते जाता। कैसा जाता, स्ट्रेट लाइन में। अगर उसको मोड़ के सर्कुलर बनाना है तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा v, दैट इज एक्सीलरेशन। इसलिए सीधी जाती हुई चीज को गोल घुमाने के लिए क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। कौन सा, सेंट्रीपिटल। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी से 90 डिग्री। ये एक पत्थर ऐसा जा रहा है और हमने इसको इधर एक्सेलरेशन लगाया तो ये ऐसा मुड़ गया। जब ये ऐसा मुड़ गया फिर हमने इधर खींचा तो ये ऐसा मुड़ गया, फिर एक्सेलरेशन इधर लगाया ऐसा मुड़ गया। इस तरह से ये ऐसा मुड़ते चला जाता है एंड इट मेक्स ए सर्कल। ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों में एक अंतर होता है। वो अंतर हमको दिखता है प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन में। इस चीज को देखिए, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इस तरह से, जी की डायरेक्शन किधर है, ये नीचे। कितना एंगल बनता है, 90। उसके कारण ये ऐसा मुड़ गया। अब जी की डायरेक्शन इधर है, ये 90 नहीं है, कम हो गया। इसके कारण ये थोड़ा सा और मुड़ गया। अभी भी जी इधर है, इसके कारण ये थोड़ा सा और मुड़ गया। फिर थोड़ा सीधा तो कभी भी नहीं होगा, सो इट विल बिकम लाइक दिस। ये जी की डायरेक्शन। शुरू से लेके आखिरी तक जी ने अपनी डायरेक्शन बदली क्या, नहीं बदली। जी की डायरेक्शन तो वही है, डाउनवर्ड। वेलोसिटी की डायरेक्शन भले बदलती चली,
सो लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इनके बीच में एक एंगल है, उस समय जो मोशन होता है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन को देखिए, यहां पर ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के कारण ये वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो एक्सेलरेशन भी ऐसा हो गया परपेंडिकुलर। फिर ये वेलोसिटी ऐसे हो गई, एक्सेलरेशन ऐसा हो गया, ये वेलोसिटी ऐसे हो गई तो एक्सेलरेशन ऐसा हो गया, पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, और जब ये वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलरेशन ऐसा हो गया। ये हमेशा अपने आप को वेलोसिटी से कैसा रखता है, 90। और इस केस में आप देखो, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ लेस देन 90, लेस लेस लेस। जी अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो ये मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। एंड व्हेन दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद वेलोसिटी, तो मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में एक्सेलरेशन लगने का। तो अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, देन इट विल बी प्रोजेक्टाइल। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, कभी इधर है एक्सेलरेशन, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, शर्त वो क्या रखता है, वेलोसिटी से राइट एंगल, तब मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ओके, सो ये इनका अंतर है। सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये कहां पर होता है, सर्कुलर मोशंस में होता है। अच्छा, अब एक और तरह का एक्सेलरेशन देखिए। हाँ, एक चीज और कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इज इट लीनियर और इज इट एंगुलर। तो याद रखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय नेचर इज ए लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा होगा, लीनियर। नोट कर लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय नेचर इज ए लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों, ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, लीनियर, इसलिए लीनियर है, और इसी प्लेन में इसकी डायरेक्शन आएगी। तो दिस इज ए लीनियर एक्सेलरेशन। अब इसकी क्वांटिटी निकालनी है कि ये कितना होता है। लिखिए, क्वांटिटी ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके लिए आपको दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं दो बार बनाता हूं। एक बार, दोनों बार वेक्टर ट्रायंगल है, लेकिन एक बार वो सारे वेक्टर वेलोसिटी के रहेंगे और एक बार सारे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के रहेंगे, लेंथ के रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन की पहली कंडीशन क्या है, देयर नेचर शुड बी सेम। तो वेलोसिटी का मैंने बनाया, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, v1, ये वाली वेलोसिटी v2, इसके बीच का एंगल थीटा, और ये वाला डेल्टा v। ये लीजिए, ऐसे ऐसे, ये बना डेल्टा v, दिस इज v, और ये थीटा। दूसरा ट्रायंगल यहां देखिए, ये वाली लेंथ कितनी है, रेडियस, ये वाली लेंथ रेडियस, और ये कौन है, x, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x। इस ट्रायंगल को अगर बनाते हैं तो ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, r x थीटा। अब ये दोनों एंगल ऑलमोस्ट 90-90 है, जैसे कि ये दोनों, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। सो दीज टू आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये बात समझ में आई। दोनों का एंगल थीटा है और दोनों के ये साइड बराबर है, इसके ये साइड बराबर है, इसके साइड बराबर है, इसलिए ये एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। सो
These are similar triangle. Similar triangle में साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, तो अगर साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन आर। ये ऐसा हो गया। अब डेल्टा बी अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपॉन एक्स। दिस इज इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो इसको डेल्टा बी कौन सा एक्सीलरेशन देगा हमको, डेल्टा बी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसको हमने लिखा एक्सीलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 1 अपॉन वी। x अपॉन डेल्टा टी इज 1 अपॉन वी। कौन सा v, ये वाला। x की डायरेक्शन में x अपॉन टी किया, यहां से यहां तक टाइम, इसको डेल्टा टी लगा, तो x अपॉन डेल्टा टी इसकी वेलोसिटी देगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये v हमने लिखा। दिस इज इक्वल टू v अपॉन r। तो a किसके बराबर हुआ, a सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू हाउ मच, v इधर चला गया, v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकला, v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब ये नोट कर लीजिए। इसके बाद another type of acceleration is tangential acceleration. देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। एक साइकिल में या मोटरसाइकिल में हम ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं एक जगह पर। यहां पर जब मोटरसाइकिल है इसकी स्पीड है 60 और हमने उसको ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से ये स्पीड हो गई 50 से यहाँ पहुंच के 40। तो यहाँ पर स्पीड कितनी थी 60, यहाँ स्पीड कितनी हो गई 40। तो ये रिटार्डेशन हुआ, दैट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। वैसे ही हम सर्कल करते समय एक्सीलरेट भी कर सकते हैं, यहाँ स्पीड 40 और यहाँ 60। अगर यहाँ 40 यहाँ 60 किया तो स्पीड बढ़ी है, इसलिए एक्सीलरेशन हुआ है। वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, जिस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ी है, तो स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुई। अगर इस डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हुई है तो एक्सीलरेशन हुआ है, और वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये वाली। लेकिन ये डायरेक्शन कैसी है, टेंजेंट की डायरेक्शन। तो इस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। So when a body, लिखिए, when a body moving in circular motion, when a body moving in circular motion changes its speed, then it is having acceleration. Then it is having acceleration, and direction of this acceleration is, along the tangent. Full stop. Therefore it is called tangential acceleration.
ठीक है, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के शुरू में आपने क्या लिखा, क्या चेंज होता है, स्पीड। जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, फिर से आप देखिए, एक ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी यहाँ स्पीड है 20, 20, 20, 20, 20, 20। इसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है? इसके पास एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल है। फिर से ये चल रहा है 20, 30, 40, 40, 40, 40, तो 20, 30, 40 एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। अब तीसरी बात सुनिए, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल में समझ आया अंतर? अगर स्पीड नहीं बदल रही है, डायरेक्शन ही सिर्फ बदल रही है, तब भी उसके पास एक्सेलरेशन है और उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर स्पीड बदल रही है तो उसके पास कौन सी है? टेंजेंशियल, क्योंकि 20 to 30 ऐसे ही बदली, तो ये टेंजेंशियल है। अब देखिए 20, 30, 40, 50 कौन सा है? गोल घूम रहा है कि नहीं? तो सेंट्रीपिटल है या नहीं? राइट, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। गोल घूम रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल है, और 20, 30, 40 हो रहा है इसलिए टेंजेंशियल भी है। दोनों। टेंजेंशियल किस डायरेक्शन में? टेंजेंट में। सेंट्रीपिटल किधर? सेंट्रीपिटल। So if a body is making a circular motion and its speed is changing, then it has both the acceleration. Note करिए, if a body is making circular motion and its speed is changing, then it has both the accelerations, tangential as well as centripetal. ठीक है, देखिए यहां पर उसकी स्पीड v1 थी, यहां उसकी स्पीड v2 हो गई, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हुआ। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। चूंकि इसका रास्ता गोल है, इसीलिए कंपल्सरली इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। अब एक बॉडी है, उसके पास दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर अगर होते हैं और हम पूछते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो हमारा आंसर होगा रिजल्टेंट। सो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ सच बॉडी? लिखिए, देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन ऑफ सच बॉडी ए नेट इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री वाले जब दो वेक्टर को आपस में ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? स्क्वायर प्लस स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू v। उसी तरह से ये भी बनेगा a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी which is making a circular motion and which is having a tangential acceleration also. अगर उसकी स्पीड नहीं बदलती तो कौन सा एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा? एजी। अगर उसने गोल घूमना छोड़ दिया तो कौन सा एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा? अगर स्पीड भी बदल रही है और गोल भी घूम रहा है तो दोनों। ठीक है, यही चीज आप आगे जाके देखेंगे, पेंडुलम के क्वेश्चन में आती है कि ये एक पेंडुलम है और पेंडुलम यहां से यहां ऐसे जाता है। यहां पर हमने पेंडुलम को खिसकाया और छोड़ दिया, वो इधर से इधर आता है। यहां से जब हमने उसको छोड़ा, उसकी स्पीड क्या थी? 0। यहां पर आकर उसकी स्पीड हो गई थी, स्पीड बढ़ी। अगर स्पीड बढ़ी तो इसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं? कौन सा?
यहां से इधर स्पीड बढ़ रही है, तो कौन सा एक्सेलरेशन है इसके पास? टेंजेंशियल। अच्छा, ये देखिए इसका रास्ता कैसा है? सर्कुलर। तो इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल, जो कि कैसा होता है? वेलोसिटी से राइट एंगल। ये है वेलोसिटी, ये राइट एंगल। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? तो आंसर है, ये हमने बनाया पैरेललोग्राम और ये डायरेक्शन इसकी आगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। रिजल्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आया। क्या आया था? We displace a pendulum and leave it. It comes back to the mean position. It is coming back to the mean position. Then what is direction of acceleration? और उसके 4 ऑप्शन हमको दिए गए थे। मैं जो अभी नोट्स आपको दूंगा उसमें है वो क्वेश्चन ये। इस तरह से पेंडुलम नीचे आता है, और हमको ऑप्शन दिए गए थे, दिस इज एक्सीलरेशन, दिस इज एक्सीलरेशन, दिस इज एक्सीलरेशन, और चौथा हमको दिया गया था, दिस इज एक्सीलरेशन। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। कौन सा ऑप्शन लेंगे? ये देखिए, ये इधर एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन, ये भी अकेला नहीं है, ये भी अकेला नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप में से आपको एक मान सकते हैं, पर ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से किधर होता है? ऊपर। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया? मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा लोगों ने इसको करेक्ट किया होगा। एनीवे, तरीका समझ आया? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक चीज है और सेंट्रीपिटल एक चीज है। दोनों की कंडीशन आपको याद हो गई। व्हेन द स्पीड डज नॉट चेंज, इट मेक्स ए सर्कल, देन इट हैज सेंट्रीपिटल। इफ द स्पीड इज चेंजिंग, इट इज टेंजेंशियल। इफ बोथ थिंग्स आर हैपनिंग, देन इट इज हैविंग बोथ।